हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी वर्ल्ड। कलम शून्य से शिखर तक। तो फ्रेंड, हमने अपने पिछले वीडियो में गति का स्टडी किया था। तो गति का स्टडी करते समय हमने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि ये गति उत्पन्न करने वाले कारक कौन से होते हैं। तो इसलिए दोस्तों आज हम ये पढ़ेंगे कि गति को उत्पन्न करने वाले कारक कौन से हैं, किसके द्वारा गति उत्पन्न होती है और गति परिवर्तन किसके द्वारा होती है। तो ये सारी बातें आज हम पढ़ेंगे इसमें। तो दोस्तों जैसे कि देख लीजिए, कोई भी वस्तु को हमें उठाना है, जैसे एक बंडल है, उस बंडल को उठाने के लिए हम अपने मांसपेशियों पर तनाव डालकर उसे धकेलते हैं। तो इसमें यह कहा जाता है कि वस्तु पर बल लगाया जाता है। कोई चुंबक है जो किसी कील को अपनी ओर खींचती है, तो भी कहा जाता है कि कील पर वस्तु वो चुंबक बल लगाता है। इसी प्रकार देख लिए, और देखिए जैसे कि पृथ्वी है, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो यह भी कहा जाता है कि पृथ्वी वस्तु पर बल आरोपित कर रही है। तो ये सब गति के उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। जो बाह्य बल होता है, तो बल क्या होता है? बल फोर्स। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक क्या है? न्यूटन के गति के नियम और बल, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों आज की वीडियो बिल्कुल इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसे एंड तक देखना। और दोस्तों जब एंड तक देखोगे तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी वीडियो कैसे है, आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, और तभी आप कमेंट सेक्शन में सही डिसीजन लेके आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बल क्या होता है। तो बल, तो फ्रेंड देखते हैं बल। बल क्या है? बल वह धकेल, पुश अथवा खिंचाव, अर्थात वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। स्पष्ट है कि बल तथा गति के बीच महत्वपूर्ण संबंध है। बल में दिशा तथा परिमाण दोनों होता है, अतः बल एक सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोस्तों बल देखिए, बल से किसी भी वस्तु की दिशा बदल सकते हैं बल लगाकर। बल द्वारा किसी भी वस्तु की चाल को बदला जा सकता है। जैसे कि कोई गतिमान वस्तु है, उसमें ब्रेक लगा दिया जाए तो ये भी एक बल है। ब्रेक लगाने पर उसकी चाल बदल जाती है, कम हो जाती है। और बल द्वारा किसी भी वस्तु की दिशा बदलना, जैसे कि ठोकर मार कर किसी भी फुटबॉल का दिशा चेंज कर सकते हैं। बल्ले द्वारा किसी भी वस्तु, बल्ले द्वारा जब गेंद को मारते हैं उसको भी मनचाही दिशा में मोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार बल लगाने से वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। और बल किसी भी वस्तु के आकार को बदल सकता है। जैसे एक रबर की गेंद लीजिए और उसको प्रेस कीजिए, दोनों ऊपर और नीचे से विपरीत दिशा में दबाएंगे तो उसका आकार बदल जाएगा। तो बल होता है। तो बल कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। पहला होता है बैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल, और दूसरा क्या होता है? असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। संतुलित बल क्या होता है? वह बल जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो और उस बल का परिणामी बल शून्य हो, तो उसे संतुलित बल कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एक रस्साकसी का खेल होता है, उसमें देखिए कई सारे प्लेयर होते हैं। तो जैसे कि ये एक है रस्साकसी का खेल है, यहाँ पे कुछ खिलाड़ी इधर को हैं और कुछ इधर हैं। तो इसमें क्या होता है? दोनों तरफ रस्सी को खींचते हैं और उसमें परिणाम क्या निकलता है कि दोनों क्या होता है, अपने अपने तरफ खींचते रहते हैं और दोनों एक तरफ से खड़े रहते हैं। उनमें स्थिति में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता है। तो उनके परिणाम क्या होता है? बल लगने न लगने का कोई मतलब नहीं निकलता, उसका परिणाम, बल का परिणाम शून्य होता है। तो इसे क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स।
यानी कि संतुलित बल। संतुलित बल में वस्तु की स्थिति का परिवर्तन नहीं होता है। और असंतुलित बल क्या होता है? जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो और उन बलों का परिणामी बल शून्य न हो, उन बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो उसे क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। जैसे अभी रस्साकशी का बताया है, तो इसमें अगर एक तरफ के प्लेयर शक्तिशाली ज्यादा हो गए तो वो अपने तरफ रस्सी को खींच लेंगे, तो उसका परिणामी बल क्या होगा? यहाँ पे जीरो नहीं होगा, वहां पे एक तरफ बल ज्यादा हो जाएगा, तो इसे असंतुलित बल कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो देखिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं न्यूटन के गति के नियम। तो यांत्रिकी यानी कि मैकेनिकी जो होती है 3 प्राकृतिक नियमों पर आधारित है, जिन्हें न्यूटन ने पहली बार सन 1686 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया में लेखबद्ध किया है। कि क्या लेखबद्ध किया है? कि यांत्रिकी 3 प्राकृतिक नियमों पर आधारित है, लेखबद्ध। तो इसे न्यूटन के गति के नियम कहा जाता है। ये न्यूटन की गति के 3 नियम है। तो देखिए 3 नियम। पहला नियम क्या है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु एक सामान्य वेग से सीधी रेखा में गतिमान है, यानी सीधी रेखा में चल रही है, तो वह वैसे ही गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। तो देखिए, जैसे कोई गाड़ी ही चल रही है सीधी रेखा में, तो वो वैसे ही सीधी रेखा में चलती ही रहेगी। और यदि कोई विराम अवस्था में, जैसे कोई बुक रखी है, तो वो बुक अपने स्थान पर रखी ही रहेगी, विराम में ही रहेगी जब तक कि उसे उठाकर दूसरी जगह न रखा जाए। तो इसे क्या कहते हैं? इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ये फर्स्ट न्यूटन के फर्स्ट लॉ को गति के। तो अब सेकंड इनर्शिया, जड़त्व क्या होता है? जड़त्व किसी भी वस्तु की उस प्रवृत्ति को कहते हैं कि वह वस्तु स्वतः अपनी विराम अथवा गति की अवस्था को नहीं बदलती है, उसे जड़त्व कहते हैं। क्या होता है कि जो वस्तु, जड़त्व किसी भी वस्तु की उस प्रवृत्ति को कहते हैं कि वह स्वतः अपनी विराम अथवा गति अवस्था को नहीं बदलती है, इसे जड़त्व कहते हैं। जैसे कि यदि कोई वस्तु रखी है तो वह रखी ही रहेगी, और गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, तो इसे क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं, इस कंडीशन को, इस हैपेंस को। अब देखिए उदाहरण देखिए, जड़त्व के कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे ठहरी हुई रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उस पर बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जब वो यात्री बैठा होता है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये बैठा है कोई यात्री, ये ट्रेन पे बैठा है, तो यहाँ से क्या होता है, जब आगे की ओर ट्रेन बढ़ती है तो इसका निचला पार्ट क्या होता है? वो वेलोसिटी में आ जाता है, यानी वेग करने, गतिमान हो जाता है। जबकि इनर्शिया, जड़त्व के कारण ऊपर का पार्ट अभी भी विराम, स्टेबल होता है, विराम अवस्था में होता है, और व्यक्ति का ये भाग आगे की ओर भागता है और पीछे की ओर, ये ऊपर का भाग पीछे की ओर झुक जाता है और पीछे की ओर गिर जाता है। इसी प्रकार बैठे हुए अचानक रेलगाड़ी ब्रेक लग जाए तो क्या होगा? नीचे का पार्ट तो रुक जाएगा, लेकिन आगे का उसी तरह गतिमान रहेगा, तो व्यक्ति क्या होगा? आगे की ओर झुक जाएगा। ये हुआ जड़त्व के नियम। अब देखिए आगे देखते हैं सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम। तो देखिए, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसी वस्तु पर बल लगाया गया तो उसमें जो द्रव्यमान होगा उस पे उसके अनुक्रमानुपाती होगा बल, और उसके बल की दिशा में जो उत्पन्न त्वरण होगा उसके भी अनुक्रमानुपाती होगा। तो देखिए, बल जो है F प्रोपोर्शनल m होगा, और तथा जो उत्पन्न बल की दिशा में त्वरण है उसके भी प्रोपोर्शनल होगा, F प्रोपोर्शनल a, यानी त्वरण के भी होगा, इसलिए F प्रोपोर्शनल m इंटू a हो गया, तो देखिए आगे F इक्वल टू हो जाएगा k इंटू m इंटू a, जहाँ पर k क्या है? k एक नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है,
के का मान 1 रखने पर, के का मान 1 रखने पर, यानी कि के जो होता है वो हमेशा नियतांक वैल्यू जो होती है 1 ही रखी जाती है। तो देखिए के का मान 1 रखने पर बल क्या हो जाएगा, 1 रख दिए यहाँ पे तो F = m × a हो जाएगा। अतः बल क्या होगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण होगा। अब देखिए बल का मात्रक 2 मात्रक होता है, जैसे कि सीजीएस पद्धति में, सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस सिस्टम में बल का मात्रक डाइन अथवा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तथा एमकेएस पद्धति में न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अतः अब देखिए न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेकेंड हो गया तो देखिए 1,00,000 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो देखिए 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, इसको 10⁵ लिख सकते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 10⁵ डाइन। तो आगे देखते हैं दोस्तों थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फ्रेंड देख लेते हैं गति का तीसरा नियम, न्यूटन से लॉ ऑफ मोशन यानी थर्ड मोशन। देखिए प्रत्येक क्रिया एक्शन की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे कोई वस्तु पर हमें 2 न्यूटन का बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हमारे ओर यानी विपरीत दिशा में 2 ही न्यूटन का बल लगाएगी। तो ये हुआ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब देख लीजिए नेक्स्ट संवेग, मोमेंटम। संवेग क्या होता है, किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक बल द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर निर्भर करता है। यदि किसी वस्तु में हमें परिवर्तन करना है तो उस वस्तु को परिवर्तन करना है तो वस्तु पर लगाया गया जो बल है वो द्रव्यमान, कितनी वजन है, कितनी भारी है, वो द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर निर्भर करती है। अतः किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अतः किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग v हो तो वस्तु का संवेग क्या होगा, P = m × v होगा, अथवा संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होगा। अब देखिए संवेग का मात्रक, यूनिट ऑफ मोमेंटम। देखिए सीजीएस पद्धति में संवेग का मात्रक ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है, इसी से निकला है। देखिए ग्राम फिर उसके बाद मीटर प्रति सेकेंड होता है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड या डाइन सेकेंड होता है। तथा एमकेएस पद्धति में संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन सेकेंड होता है। अब देखिए संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध, यानी कि न्यूटन के सेकेंड लॉ यानी न्यूटन के दूसरे नियम का एक अन्य रूप देखिए। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा उसका प्रारंभिक वेग v1 है, तथा बाह्य बल लगाने के डेल्टा t समय अंतराल बाद उसका वेग बढ़कर क्या हो जाता है, v2 हो जाता है, वेग बढ़ जाता है, यानी बढ़कर v2 हो जाता है, बढ़कर v2 हो जाता है, v2 हो जाता है। तब वस्तु का प्रारंभिक संवेग क्या होगा, प्रारंभिक संवेग P1 = mv1 होगा, तथा डेल्टा t समय अंतराल बाद वस्तु का संवेग P2 = mv2 होगा, क्योंकि m कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे m नहीं बदल रहा है, उसका वेग बदल रहा है, इसलिए P2 = mv2 होगा। अब देखिए अतः डेल्टा t समय अंतराल बाद संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल्टा p = हो जाएगा, क्योंकि v2 बड़ा है इसलिए उसका संवेग भी सेकेंड वाला बड़ा होगा, इसलिए P2 - P1, अतः mv2 - mv1 = हो जाएगा, m कॉमन लिए v2 - v1 हो गया, m × डेल्टा t, यहाँ पे m × डेल्टा v होगा, संवेग में वेग में परिवर्तन डेल्टा v। तो देखिए अब p = क्या हो, डेल्टा p = संवेग परिवर्तन = m × डेल्टा v होगा। अब देखिए दोनों पक्षों में हम डेल्टा t से डिवाइड कर देते हैं, भाग करने पर क्या हो जाएगा, संवेग परिवर्तन की दर हो जाएगा डेल्टा t, यानी डेल्टा p/डेल्टा t = m × डेल्टा v/डेल्टा t। जहाँ पर देखिए, जहाँ पर डेल्टा v/डेल्टा t वेग परिवर्तन की दर है,
क्योंकि ये वेग परिवर्तन है, उसकी दर है डेल्टा टी से कर दिए, जिसे हम त्वरण कहते हैं। संवेग वेग में परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। तो ये त्वरण के बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा टी इक्वल टू त्वरण ए हो जाएगा। तो डेल्टा पी अपान डेल्टा टी इक्वल टू एम इंटू इसके इक्वल टू ए हो गया। अतः हम देखे हैं कि न्यूटन के दूसरे नियम में एम इंटू ए इक्वल टू एफ होता है। तो एम इंटू ए इक्वल टू ए रखने पर, ओ एफ रखने पर, तो डेल्टा पी अपान डेल्टा टी इक्वल टू एफ हो जाएगा। अतः संवेग में परिवर्तन जो हो रहा है, संवेग परिवर्तन की दर उसके उस पर लगे बाह्य बल, वस्तु पर लगे बाह्य बल के बराबर होता है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर जो है वस्तु पर लगे बाह्य बल के बराबर होती है, ये आपको अभी बताया है। तो संवेग परिवर्तन सदैव बल की दिशा में होता है। यदि किसी वस्तु पर कोई बल ना लगे तो संवेग क्या होगा, नियत होगा। जैसे देखिए बंदूक की गोली का शरीर में धंसना, इसमें क्या होता है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो उसका वेग इतना अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, लेकिन जब शरीर से टकराती है तो एकाएक उसका वेग तथा संवेग दोनों क्या होता है, शून्य हो जाता है। अतः उस पर एकाएक क्या होता है, शून्य हो जाता है तथा उस पर एक बहुत बड़ा बल आरोपित होता है, जिससे कि गोली क्या होती है, शरीर पर धंस जाती है। तो अब देखिए बल आवेग इम्पल्स क्या होता है। हम किसी वस्तु के वेग परिवर्तन दो प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि वस्तु पर एक बड़ा बल थोड़े समय अंतराल के लिए लगाकर, अथवा एक छोटा बल अधिक समय अंतराल के लिए लगाकर। जैसे कि एक गोला फेंक वाले होते हैं, उसमें क्या होता है, गोला को हमको अगर दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट ऐसे फेंक देते हैं, उसमें अधिक बल लगेगा थोड़े समय अंतराल के लिए। लेकिन अब अगर कम बल लगा के हमको उसको फेंकना है तो हमको पूरा हाथ पीछे को घुमाएंगे, तब आगे को ले जाएंगे। ऐसे में क्या होगा, बल अधिक लगेगा, समय ज्यादा लगेगा अधिक समय के लिए, लेकिन बल कम लगेगा। तो इस प्रकार दो प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। वस्तु में उत्पन्न वेग परिवर्तन उस पर लगाए गए बल तथा समय अंतराल के गुणनफल पर निर्भर करता है। अतः आवेग क्या होता है, बल आवेग, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय अंतराल के लिए लगता है तो बल तथा समय के गुणनफल को बल आवेग कहते हैं। जैसे बड़ा बल, एक हथौड़ी ले लेते हैं और कील ले लेते हैं। कील पर अगर ये, जैसे कि ये कील है, इस पे हमको क्या करना है, इस पे एक बड़ा बल लगा रहे हैं लेकिन थोड़े समय अंतराल के लिए, तो यहाँ पे बल आवेग के कारण ये कील जमीन में गड़ जाती है। ये हो गया है, ये है एग्जाम्पल। अब देखिए बल आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध। माना किसी वस्तु पर एक नियत बल F थोड़े समय अंतराल डेल्टा टी के लिए लगाने पर इस वस्तु का बल आवेग F इंटू डेल्टा टी होगा। आवेग एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वही होगी जो बल की दिशा होती है, वही होगी। माना कि अब देखिए, माना वस्तु का द्रव्यमान m है, नियत बल F टी समय अंतराल के लिए लगाने पर वेग परिवर्तन डेल्टा v हो जाता है। तब वस्तु में उत्पन्न त्वरण a इक्वल टू डेल्टा v अपान डेल्टा टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वेग परिवर्तन है। तो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार F इक्वल टू एम इंटू ए होता है। तो यहाँ पे देखिए m, इसके बाद a का दिया है डेल्टा v अपान डेल्टा टी, जबकि देखिए m इंटू डेल्टा वी, इन दोनों को m इंटू डेल्टा वी इक्वल टू p होता है, यानी कि संवेग होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो p होता है, इसलिए यहाँ पे देखिए f इंटू टी, यहाँ पे देखिए f इक्वल टू हो जाएगा संवेग, ये डेल्टा p संवेग अपान t हो जाएगा, डेल्टा टी। तो f इंटू टी, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, f इंटू टी इक्वल टू डेल्टा पी हो गया। यानी कि बल गुणे आवेग, बल गुणे समय इक्वल टू आवेग होता है, और यहाँ पे डेल्टा पी संवेग परिवर्तन है, अथवा बल का आवेग बराबर संवेग परिवर्तन होता है। अतः देखिए किसी वस्तु को दिया गया आवेग वस्तु में उत्पन्न संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए दिया गया आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। अतः आवेग भी एक सदिश राशि है, इसका वही मात्रक होता है जो। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों हमारी आज के वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।